प्यारे बच्चों नमस्कार। 10वीं कक्षा के विज्ञान के 5वें चैप्टर तत्वों का आवर्त वर्गीकरण के पहले लेक्चर में आपका स्वागत है। अब सबसे पहले तो मैं आपको ये बता देता हूँ कि इस चैप्टर में हम क्या क्या चीज़ पढ़ेंगे। तो आइए शुरुआत करते हैं। अब देखिए कि 9वीं कक्षा में हमने पदार्थ के 3 प्रकार पढ़ लिए थे, वो थे तत्व, यौगिक और मिश्रण। मैं जस्ट 1 मिनट में इनको रिवाइज करवा देता हूँ। उसके बाद जो है मैं आपको इस चैप्टर की इंट्रोडक्शन दूंगा कि तत्व क्या होते हैं। कि वो सरलतम पदार्थ जिनको और ज़्यादा सरल नहीं कर सकते हम किसी भी भौतिक या रासायनिक अभिक्रिया से, जैसे सोडियम है, लोहा है, चांदी, सोना, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन, ये सारे क्या हैं? तत्व हैं। और यौगिक में क्या होते हैं कि 2 या 2 से अधिक तत्व निश्चित अनुपात में मिले हुए होते हैं, एक फिक्स रेशियो में मिल करके बने हुए होते हैं। जैसे उदाहरण देता हूँ आपको, जैसे पानी है, जल है, इसमें हाइड्रोजन और ऑक्सीजन ये 2 तत्व जो है भार के अनुसार 1:8 में मिले हुए होते हैं। ठीक, तो ऐसे पदार्थ जिसमें 2 या 2 से अधिक तत्व निश्चित अनुपात में मिले हुए हों, ऐसे पदार्थ क्या कहलाते हैं? यौगिक कहलाते हैं। और मिश्रण में 2 या 2 से अधिक तत्व या यौगिक कुछ भी हो सकते हैं, किसी भी अनुपात में मिले हुए हो सकते हैं। अनुपात का कोई इसमें चक्कर नहीं है। जैसे मान लीजिए आपके पास 100 ml पानी है, उसमें अगर आपने 1 चम्मच चीनी डाल दी है या 10 ग्राम चीनी डाल दी है तो भी मिश्रण है, और 20 ग्राम चीनी डाल दोगे तो भी क्या होगा? मिश्रण होगा। ओके, तो आज हम बात करेंगे तत्वों की। कि हमारे पास अगर हम आज की डेट की बात करें तो हमें लगभग 118 तत्वों का नॉलेज है, जिनमें से 98 तत्व हमें प्राकृतिक रूप से उपलब्ध होते हैं। तो हम बात करते हैं टोटल 118 तत्वों की, जिनके गुण धर्म जो है, उनके गुण जो है वो लगभग अलग अलग हैं। तो ऐसे सभी 118 तत्वों का अगर हम अलग अलग से अध्ययन करने लग जाएं तो इतना याद रखना भी बड़ा मुश्किल होगा। ठीक, तो इस समस्या से बचने के लिए हम क्या करते हैं कि इन 118 तत्वों को वर्गीकृत कर देते हैं। क्या कर देते हैं? उसका वर्गीकरण कर देते हैं। वर्गीकरण का मतलब क्या है कि जिन तत्वों के गुण एक जैसे मिलते हैं उनको एक वर्ग में रख देते हैं, जिनके गुण थोड़े से और अलग हो उसको दूसरे वर्ग में रख दिया। ठीक, तो इस वर्गीकरण का क्या फायदा हुआ कि एक तो स्टडी करना आसान हो जाता है। ठीक, और एक सिस्टमेटिक ढंग से, एक व्यवस्थित ढंग से जो है एक स्टडी हो जाएगी। तो आज जो हम इसका लेटेस्ट जो वर्गीकरण यूज करते हैं, वो सभी तत्वों का जो वर्गीकरण किया गया है वो आवर्त सारणी में किया गया है। इस टाइप के आपने सारणी कभी देखी होगी अपनी बुक्स में भी या अपने साइंस लैब में भी देखी होगी। तो ये जो सारणी है इसको हम क्या कहते हैं? आवर्त सारणी कहते हैं। और इस आवर्त सारणी में क्या है कि जिन तत्वों के गुण धर्म एक जैसे हैं उनको इस तरह से एक ग्रुप में रखा गया है। इसके अलावा इसमें पीरियड वगैरह भी, इसके बारे में मैं डिटेल से आपको इस चैप्टर में बताऊंगा कि बहुत ही मतलब कई वर्षों के प्रयासों के बाद जो है और बहुत से साइंटिस्टों की मेहनत के बाद जो है ये सारणी जो है हमें प्राप्त कर पाए हैं। तो इस सारणी के क्या क्या फायदे होंगे और इस सारणी तक हम पहुँचे कैसे, जिन साइंटिस्टों ने प्रयास किए उनकी क्या सफलताएं थी, क्या विफलताएं थी, सारा हम इस चैप्टर में पढ़ेंगे। तो आइए शुरुआत करते हैं। तो देखिए कि तत्वों के वर्गीकरण की जो सबसे पहले जो प्रयास किया था उनमें नाम आता है वुल्फगांग डोबेराइनर का। ये एक जर्मनी के वैज्ञानिक थे। इन्होंने 1817 में एक बात बताई दुनिया को कि जब हम तत्वों को उनके बढ़ते हुए परमाणु भार के अनुसार अगर हम अरेंज करें
हमें तीन तीन तत्वों के समूह इस तरह से प्राप्त होते हैं। ठीक, क्या होते हैं? तीन तीन तत्वों के समूह प्राप्त होते हैं। और तीन तत्वों का जो समूह है वो क्या कहलाता है? त्रिक कहलाता है। जैसे दो कोई भी चीज़ है उनका समूह जोड़ा कहलाता है, उसी तरह से तीन चीज़ों का जो समूह है उसको हम त्रिक कहते हैं। और यहाँ त्रिक किसके बने? तत्वों के बने। ठीक, और किसने खोजे? डोबेराइनर ने खोजे। तो ये जो त्रिक डोबेराइनर ने खोजे, इनको हम डोबेराइनर के त्रिकों के नाम से जानते हैं। ठीक, अब इन त्रिक की खास बात क्या थी? इन्होंने कहा कि जब पहला तत्व और जो लास्ट वाला तत्व है इसमें, इन दोनों का परमाणु द्रव्यमान का या परमाणु भार का अगर आप माध्य लेते हैं कि इसका परमाणु भार और इसका परमाणु भार, इन दोनों के परमाणु भार का माध्य लेते हैं तो बीच वाले का परमाणु भार हमें प्राप्त हो जाता है। तो देखो एक उदाहरण के माध्यम से समझाता हूँ कि डोबेराइनर के त्रिक में है लिथियम, सोडियम, पोटासियम। लिथियम का जो परमाणु द्रव्यमान है वो 7 है, सोडियम का 23 और पोटासियम का 39। तो अगर इन दोनों का माध्य लो तो 39 + 7, 7 + 39 और बटे में 2, तो ये आ जाएगा 46, 46 बटे 2 आ जाएगा 23, जो कि बीच वाले के परमाणु द्रव्यमान के बराबर है, परमाणु भार के बराबर है। इसी तरह से अगर हम बात करें कि कैल्शियम, स्ट्रोंशियम और बेरियम, दूसरा ये त्रिक था। तो कैल्शियम का जो परमाणु द्रव्यमान है वो 40.1 है, स्ट्रोंशियम का 87.6 और बेरियम का 137.3 है। अगर हम देखें कि 40.1 और 137.3 इन दोनों का टोटल करके अगर मैं 2 से भाग दूं तो 3 और 1 4, 7, 3 और 4 7 और 1 बटे में 2, तो 2 8 16, 2 8 16 और 2 7 14, 88.7, जो कि लगभग 87.6 के आसपास आता है। इसी तरह से डोबेराइनर ने एक त्रिक और दिया था जो है क्लोरीन, ब्रोमीन और आयोडीन का। क्लोरीन का जो परमाणु द्रव्यमान है वो 35, ब्रोमीन का 80 और आयोडीन का 127। तो जब इन दोनों का एवरेज लेते हैं तो ये 81 आता है, जो कि लगभग ब्रोमीन के परमाणु भार के आसपास है। ओके, तो क्लोरीन का परमाणु भार कितना? 35, आयोडीन का 127, दोनों का एवरेज लेंगे तो ब्रोमीन का परमाणु भार आ जाता है। तो इस तरह से डोबेराइनर ने जो हमें 3 त्रिक दिए थे, और इनको त्रिक क्यों कहा गया? क्योंकि 3 तत्वों का समूह है। ओके, अब देखिए जो मैं आपको अभी यहाँ पर पढ़ा रहा हूँ उसके मैंने नोट्स जो है प्रिपेयर कर दिए हैं, और उनका PDF जो है आप मेरी मोबाइल ऐप से डाउनलोड कर सकते हैं, और इसके अलावा मेरे ब्लॉग पर भी आपको इसका लिंक मिल जाएगा। ठीक है, और दोनों ऐप के और ब्लॉग का जो लिंक है मैं आपको इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दे दूँगा। ठीक है, तो आगे बढ़ते हैं। अब देखिए कि अब बात ये आती है कि डोबेराइनर ने जो त्रिक दिए, ये जो वर्गीकरण करने की कोशिश की, उसकी कमियां क्या रह गई हैं या उसकी सीमाएं क्या है? सीमाएं या कमियां एक ही बात है कि डोबेराइनर के त्रिक की जो सीमाएं हैं वो ये है कि उस समय हमें लगभग 30 तत्वों का ज्ञान था। सन 1817 की बात हम कर रहे हैं। तो 30 में से त्रिक कितने बनाए उन्होंने? 3। तो कितने तत्व शेष रह गए? 21 तत्व शेष रह गए। तो उन तत्वों को ये त्रिकों के रूप में या त्रिक के रूप में जो है व्यवस्थित नहीं कर पाए थे। एक तो बड़ी ये कमी रह गई। इसके अलावा जैसे उस समय नाइट्रोजन, फास्फोरस और आर्सेनिक,
इसका भी नॉलेज था और इनके रासायनिक गुणधर्म भी क्या थे, समान थे, तो एक तरीके में आने चाहिए थे ये, लेकिन डोबेराइनर इनको एक तरीक में अरेंज नहीं कर पाए अपने उसी रूल के अकॉर्डिंग। तो कहने का मतलब ये है कि एक तो सभी तत्व जो है तरीक के रूप में अरेंज नहीं हो सके और जिन तत्वों के गुणधर्म समान थे वो भी एक तरीके में नहीं आ पाए, तो ये डोबेराइनर के तरीके की कुछ कमी रह गई थी। तो इनको जो सुधार करने के लिए अगले जो वैज्ञानिक आते हैं वो है न्यूलैंड। अब न्यूलैंड साइंटिस्ट जो है ये एक अंग्रेज रसायनज्ञ थे, जॉन अलेक्जेंडर न्यूलैंड। जॉन अलेक्जेंडर न्यूलैंड ने 1865 में एक इंटरेस्टिंग सी चीज़ नोट की। उन्होंने कहा कि जब तत्वों को उनके बढ़ते परमाणु भार के क्रम में व्यवस्थित किया जाता है तो 8वें तत्व के जो गुण हैं वो पहले तत्व के समान थे, जैसे पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा, पांचवा, छठा, सातवां। अब 8वां अगर आएगा तो उसका गुण पहले के जैसा हो जाएगा। ठीक इसी तरह से आगे फिर इसी तरह से अगर हम अरेंज करें तो संगीत के सुरों के समान बताया उन्होंने, जैसे सा, रे, गा, मा, पा, धा, नी, फिर वापस सा आ जाता है। ठीक उसी तरह से कहता है कि जब तत्वों को उनके बढ़ते परमाणु भार के अनुसार अगर हम अरेंज करें तो 8वें तत्व के जो गुण हैं वो पहले के समान आ जाते हैं। तो जैसे यहाँ पर आपको स्क्रीन पे सारणी दिखाई दे रही है, ये न्यूलैंड की अष्टक सिद्धांत के अनुसार ही है कि जैसे लिथियम, बेरिलियम, बोरोन, कार्बन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, फास्फोरस, उनको देखो परमाणु भार के अनुसार हमने अरेंज कर दिया। तो उसके बाद जैसे पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा, पांचवा, छठा, सातवां, 8वां जो सोडियम आता है, तो सोडियम के जो गुण हैं वो लिथियम के जैसे होंगे। इसी तरह से यहाँ से अगर मैं शुरू करूँ 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, तो बेरिलियम और मैग्नीशियम के जो गुण हैं वो बराबर मिले, यानी कहीं से अभी आप शुरू कर दो पहले और 8वें के गुण जो है वो क्या रहेंगे, समान रहेंगे, ऐसा न्यूलैंड ने बताया था। ओके, तो न्यूलैंड का जो अष्टक नियम है उसको आप एक बार नोट्स में से देखिए। अष्टक मीन्स होता है 8 और इसको अष्टक सिद्धांत क्यों कहा गया आप समझ गए होंगे। ठीक, क्योंकि 8वें तत्व के जो गुण हैं वो रिपीट हो जाते हैं। तो अंग्रेज रसायनज्ञ जॉन अलेक्जेंडर न्यूलैंड ने सन 1865 में अष्टक नियम दिया। उन्होंने तत्वों को उनके बढ़ते हुए परमाणु भार के क्रम में व्यवस्थित किया तथा पाया कि 8वें तत्व के गुण पहले तत्व के समान थे। जैसे कि संगीत में 7 स्वर के बाद 8वां स्वर पहले जैसा ही आता है। ओके, तो लेकिन अब न्यूलैंड के अष्टक नियम की भी कुछ कमियां रह गई थी। अब देखिए कि न्यूलैंड के अष्टक नियम की कुछ जो कमियां रह गई थी वो क्या है, उसकी सीमाएं क्या है, कि ये जो इनका वर्गीकरण था वो कैल्शियम तक तो ठीक था, उसके आगे जो है अगर हम उनको परमाणु भार के बढ़ते क्रम के अनुसार दर्शाएं तो 8वें एलिमेंट के जो गुण हैं, 8वें तत्व के जो गुण हैं वो पहले के अनुसार नहीं मैच करते थे। यहाँ तक तो ये नियम ठीक था, लेकिन आगे ये नियम क्या हो गया, फेल हो गया। तो अष्टक का नियम केवल कैल्शियम तक ही लागू होता है। कैल्शियम के बाद प्रत्येक 8वें तत्व के गुण प्रथम तत्व के समान नहीं होते। इसके अलावा जैसे ये सन 1865 की बात थी और उस समय हमें सिर्फ 65 तत्वों का ज्ञान था और न्यूलैंड ने यह माना कि पृथ्वी पर केवल 56 कि सिर्फ 56 तत्व ही विद्यमान हैं। लेकिन बाद में और जो तत्वों की खोज हुई वो इस अष्टक नियम के अनुसार नहीं हो पाई, नए तत्वों को अष्टक नियम में फिट नहीं कर सके हम। ओके, और इसके अलावा अगर हम इनकी अरेंजमेंट को पूरा देखें, जैसे ये तो जस्ट मैंने समझाने के लिए टेबल बना रखी है, और अगर हम यहाँ पर पूरा देखें इसको तो
कि कई ऐसे स्थान है जहाँ पर दो तत्वों को एक साथ फिट कर दिया। कहीं ऐसा भी इनमें है कि असमान गुणों वाले तत्वों को एक ही उसमें ग्रुप में डाल दिया गया। तो ये कुछ एक कमियां थी जिसके कारण जो है न्यूलैंड का अष्टक नियम जो आज लागू नहीं है। लेकिन इसका लाभ क्या है अष्टक नियम का, कि इन्होंने तत्वों के गुणों में आवर्तिता को स्थापित करने में जो है इन्होंने सफलता प्राप्त कर ली थी। इन्होंने बता दिया था कि आवर्तिता का मतलब है कि एक फिक्स आवर्ती के बाद एक फिक्स रिपीटेशन, मतलब फिक्स अरेंजमेंट के बाद जो है तत्वों के गुणों का रिपीट हो जाना जो है वो है आवर्तिता कहलाती है। जैसे इनको परमाणु द्रव्यमान के अकॉर्डिंग अरेंज करें तो गुण जो है वो रिपीट हो जाना जो है वो आवर्तिता कहलाती है, पीरियोडिसिटी कहलाती है। ठीक, तो ये पीरियोडिसिटी को, आवर्तिता को जो स्थापित करने में सफल हो गए थे। तो देखिए जो अभी तक मैंने आपको पढ़ाया है उसी के आधार पर जो है आपके एनसीईआरटी बुक में कुछ क्वेश्चंस दिए गए हैं। आप उन क्वेश्चंस को जो है कर सकते हैं कि क्या डोबेराइनर के तरीक न्यूलैंड के अष्टक स्तंभ में भी पाए जाते हैं, तुलना करके बताइए। तो देखिए आपको मैंने डोबेराइनर के तरीक भी बता दी है, न्यूलैंड के अष्टक नियम की टेबल भी मैंने आपको यहाँ पर बता दी है। आपने इस टेबल को और जो डोबेराइनर के तरीक है उन दोनों को कंपेयर करना है और आपने ढूंढना है क्या तीनों तरीके इसमें मिलेंगे या नहीं मिलेंगे। ठीक है, और इसका आंसर जो नीचे वीडियो की डिस्क्रिप्शन में आपको मिल जाएगा। दूसरा, डोबेराइनर के वर्गीकरण की क्या सीमाएं हैं, वो सीमाएं हमने बता दी थी कि ये जो 30 तत्व थे उनमें से केवल 9 तत्वों का ही यहाँ पर वर्गीकरण हो उसका, बाकी 21 जो है वो अनक्लासिफाइड रह गए थे। ठीक है, और न्यूलैंड के अष्टक सिद्धांत की क्या सीमाएं हैं, जस्ट अभी हम यहाँ पर पढ़ के आए हैं कि न्यूलैंड के अष्टक नियम की क्या सीमाएं हैं। तो प्यारे बच्चों इस लेक्चर में इतना ही। अगले लेक्चर में जो है मैं आपको बताऊंगा कि न्यूलैंड के अष्टक नियम में जो है किसने सुधार किया, और जिन साइंटिस्ट ने सुधार किया उनका नाम है मेंडेलीव। ठीक है, तो आज जो हम सारणी पढ़ रहे हैं वो मेंडेलीव की आवर्त सारणी में सुधार करके ही पढ़ रहे हैं। तो उसमें क्या क्या मेंडेलीव ने जो है एडवांस चीज़ें हमें दे दी थी और उनकी क्या कमियां रह गई थी वो सारी हम अगले लेक्चर में पढ़ेंगे। थैंक यू, हैव ए नाइस डे।